नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीएचयू, आईसीआर या अदर जो भी एग्रीकल्चर एग्जाम होता है उसके लिए कौन कौन से पल्स पढ़ना ज़रूरी है, यानी आपको पढ़ना है और उनसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो उसी श्रेणी में इस वीडियो में हम लोग ग्राम यानी चना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो चना के अन्य नाम भी हैं, तो पहले इनको आपको याद रखना है। पहला चिक पीस का नाम है, दूसरा बंगाल ग्राम है। तो यदि आपको ग्राम के स्थान पर चिक पी लिखा मिलता है या बंगाल ग्राम लिखा मिलता है तो आपको यही समझना है कि इन दोनों का मतलब चना ही है, यानी कि ग्राम ही है। ठीक, जो ये ग्राम है इसको दलहनी फसलों का राजा बोला जाता है। इसको दलहनी फसलों का राजा बोला जाता है। ठीक, फसलों का राजा बोला जाता है, यानी कि किंग ऑफ पल्स क्रॉप। ठीक, फिर इसके आगे हम देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है, बीएन का मतलब आपको समझना है इसका बोटेनिकल नेम यानी कि वनस्पतिक नाम। तो इसका वनस्पतिक नाम साइसर एराइटिनम होता है। जो हिंदी मीडियम से होंगे उनके लिए साइसर एराइटिनम। ठीक, इस तरह आप लोग रखेंगे इसलिए कि दिक्कत ना हो किसी को। इसका जो ये बोटेनिकल नेम है, इसमें जो ये पहला होता है ये जीनस होता है, दूसरा होता है स्पीसीज होता है। ये हम आपको हर क्राफ्ट में बताते हैं, तो आपको ध्यान देना इसमें। इसका जो फैमिली है यानी कि परिवार इसको आप कह सकते हैं या कुल, तो इसका जो फैमिली है वो फेबेसी है और इसी का दूसरा नाम लेग्युमिनेसी है। ठीक, एक बार क्या हुआ था कि उसमें दलहनी फसल पूछा गया था और पूछा गया था कि उसकी परिवार क्या है, यानी उसकी फैमिली क्या है। तो उसमें फेबेसी और लेग्युमिनेसी नहीं दिया था, उसमें पेपेलियोनेसी दिया गया था। ये पेपेलियोनेसी दिया गया था। तो यह है सब फैमिली है। क्या है? सब फैमिली है, दलहनी फसलों की सब फैमिली पेपेलियोनेसी है। तो जब आपको ये दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे तो उस समय आपको इसको ऑप्शन में टिक करना है। ठीक, फिर इसके जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n बराबर 14 और 16 है। ठीक, तो इसमें और से स्पीसीज है वो आपको आगे डिस्कस करेंगे। तो कुछ के 14 होते हैं, कुछ के 16 होते हैं। ठीक ना। फिर इसकी हम अगर ओरिजिन प्लेस यानी कि उत्पत्ति स्थान की बात करें तो जो इसका उत्पत्ति स्थान है वो साउथ वेस्ट एशिया है। ठीक, साउथ वेस्ट एशिया है, यानी कि हिंदी में बोलेंगे दक्षिण पश्चिम एशिया। ठीक, इसको हम अफ्रीका भी अफगानिस्तान भी मानते हैं। अफगानिस्तान भी मानते हैं। तो इस दोनों में आपको याद रखना है, अगर ये पूछा जाता है फिर भी और ये अफगानिस्तान। एग्रीकल्चर में क्वेश्चन सरल आते हैं, थोड़े ट्रिकी कर देंगे, तो उन सब चीज़ों को हम बताने का आपको प्रयास करते हैं कि हर चीज़ आपके पास हो। जहाँ जहाँ डाउट होता है नॉर्मली उन सबको हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं, इसका एक प्लांट देख लेते हैं कि कैसा होता है। मान लीजिए कि यह है आपका सॉइल हुआ, सॉइल के नीचे इसमें एक जड़ होगा, इसी से कुछ सेकेंडरी जड़ निकले हुए होंगे। इसका ऊपर एक प्लांट होगा, सपोज दैट एक प्लांट मान लेते हैं, इस तरह होगा। इसमें आपका 3 पत्ती निकलेगा, इस सही से नहीं बन रहा है। यहाँ से जाकर 1 पत्ती, यहाँ से जाकर 2 पत्ती। ये केवल हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना। आप इसको अदरवाइज ना लीजिएगा। 3 पत्ती इसमें रहता है, तो इसमें हर चीज़ हम आपको बता देते हैं क्या कैसे होता है। फिर इसमें जो फली लगता है इसी में लगता है, फली इसमें लग जाएगा। तो इसमें क्या आपको समझना है, तो पहले हम आपको एक चना दिखा देते हैं। देखिए यह एक चना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक फुल चना है। ठीक है ना, 1 ग्राम का सीड है। तो यदि इस सीड को हम 2 टुकड़ों में, ये बराबर भागों में बढ़ जाता है, जैसे इस तरह आप देख सकते हैं कि ये बट रहा है 2 टुकड़ों में, तो इसको बोलेंगे ये डाइकाट है, यानी कि जो चना है वो डाइकाट है।
तो इस तरह जितने भी आपको मिल जाएंगे सीड, ऐसे सीड जो कि 2 बराबर भाग में बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बराबर भाग में बढ़ सकते हैं, वो सारे डाइकाट हैं। और अगर नहीं बढ़ सकते हैं तो वो सारे मोनोकाट हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से एक चीज़ आपको मिलेगा कि जितने भी डाइकाट होते हैं उनका जो रूट होता है यानी कि जो जड़ होता है वो सब टैप रूट होता है। टैप रूट यानी कि मूसला जड़ होता है। ठीक, जैसे कि हम ये मूसला जड़ है, इसका जो जड़ होगा वो मूसला जड़ होगा। जितने मोनोकाट होते हैं उनका फाइब्रस जड़ होता है। ठीक, फाइब्रस जड़ कुछ ऐसा होता है, यहीं से बहुत सारे जड़ निकले रहेंगे। इसमें आपको पहले एक ही जड़ निकलेगा, उसमें सेकेंडरी या टर्सरी जड़ निकलेगा। तो आप ये समझ गए होंगे। ठीक, जो ये है चना, इसके ऊपर एक कोट टाइप का पाया जाता है, यानी जैसे चना है इसके अंदर ये वाला रहेगा, तो इसको जो बोला जाता है इसको पोड बोला जाता है। यानी कि जो ग्राम में टाइप ऑफ फ्रूट है वो पोड है। और एक्चुअली में जितने भी पल्स क्रॉप हैं उन सारे के टाइप ऑफ फ्रूट पोड है। तो इसको आप अलग से नोट करेंगे कि जितने भी पल्स क्रॉप हैं उनका टाइप ऑफ फ्रूट जो है वो है पल्स पोड है। ठीक, और जितने भी पल्स क्रॉप हैं उनका जो रूट है वो टाइप रूट सिस्टम होता है। तो ये कॉमन चीज़ है, इनको याद करेंगे। साथ में जो इनका पत्तियां होती हैं वो ट्राइफोलिएट होती हैं। ट्राइफोलिएट होने का मतलब जैसे एक ये शाखा है तो इसमें से 3 पत्ती, यहाँ से 3 पत्ती लगा रहेगा, तो इस तरह का जब कंडीशन आता है तो उसको ट्राइफोलिएट बोला जाता है। ठीक, तो ये जितने भी पल्स क्रॉप हैं उन सारे में ये कंडीशन होता है, तो इसको हम लोग ट्राइफोलिएट बोलते हैं। तो आपको ये इतना समझ में आ गया होगा, ये बेसिक चीज़ था जो कि हर एक क्रॉप में आपको लागू होगा। फिर जो ये चना है ये इसका 2 प्रकार का होता है। ठीक ना, तो दोनों को हम थोड़ा समझेंगे। एक होता है देसी चना, ठीक, और एक होता है काबुली चना। एक देसी चना होता है, एक काबुली चना होता है। जो देसी चना होगा तो आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पर 2 चना हम रख भी लेते हैं, साथ में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो देसी चना होगा उसका जो रंग होता है यानी कि जो उसका कलर है वह ब्राउन कलर का होता है। ठीक, जो काबुली चना होता है उसका रंग वाइट कलर का होता है। ठीक, दूसरा बात, जो इसका साइज होता है वो स्मॉल में होता है यानी छोटा होता है। जो इसका साइज है वो थोड़ा बोल्ड होता है यानी थोड़ा बड़ा होता है। तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये चना जो आपको सामने दिख रहा है ये देसी चना है या काबुली चना है। ठीक, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इसका साइज वगैरह और इसका कलर वगैरह देख लीजिए, फिर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि यह देसी चना है या काबुली चना है। ठीक, तो इसको हम रख देते हैं। फिर जो इंडिया में सबसे ज़्यादा खेती होती है वह देसी चना की होती है। ठीक ना, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा खेती होती है वो देसी चना की होती है, और जो काबुली चना की होती है वो कम खेती होती है। काबुली चना की इंडिया में खेती कम होती है। ठीक, इसमें जो देसी चना होता है तो उसका जो प्लांट होता है, मान लीजिए एक प्लांट है तो इसमें ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें जो है ब्रांचिंग कम होता है। इसमें ब्रांचिंग कम होता है, तो ये हम लिख देते हैं कि इसमें ब्रांचिंग कम होता है और इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होता है। तो जिसका ब्रांचिंग ज़्यादा होगा उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो देसी चना का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और इसका प्रोडक्शन कम होता है। काबुली चना का प्रोडक्शन कम होता है लेकिन इसका सीड बड़ा होता है। तो इन बातों को आपको देसी और ये जो काबुली चना है इन दोनों को ध्यान में रखना है। फिर जो देसी चना की जो वैरायटी हैं वह है अवरोधी और गौरव है। ठीक, अवरोधी और गौरव है। और जो काबुली चना की वैरायटी है वो अपर्णा, चमत्कार और प्रगति है। तो इनकी अलग अलग है, देसी की अलग है वैरायटी है और काबुली की अलग है।
तो दोनों को आपको अलग अलग याद रखना है। फिर आगे बात करें इसके लिए जो क्लाइमेट होता है, सॉइल होता है, कैसा होता है। क्लाइमेट में एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि जो ये चना है यानी कि ग्राम है, ये फ्रॉस्ट अगर इसमें हो जाए तो यह जल्दी नुकसान हो जाता है, तो यानी कि ससेप्टेबल टू फ्रॉस्ट है। यानी कि इस फ्रॉस्ट जो होता है कोहरा टाइप का होता है, ठंडियों में सुबह होता है, तो उसका प्रभाव इसमें बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसको एक चीज़ याद रखना है, ठीक। फिर अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल में आपको ये याद रखना है कि जो इसका जो सीड बेड होना चाहिए, जो इसका सीड बेड होना चाहिए वो क्लाडी होना चाहिए, यानी कि उसमें जो बड़े बड़े ढेले होने चाहिए। तो इसके लिए यह सीड बेड सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। फिर इसके जो जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर है, नेशन के लिए जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक सबसे बढ़िया माना जाता है, ठीक। फिर अगर हम इसके सोइंग टाइम की बात करें, सोइंग टाइम यह एक रबी सीजन का फसल है। तो रबी सीजन से आपको जो सोइंग टाइम है उससे बहुत कुछ पता चलता है। यानी कि देखिए, अब यह रबी सीजन फसल है, इसका कहने का मतलब हुआ कि यह जो क्रॉप है वह लॉन्ग डे प्लांट होगा, वह लॉन्ग डे प्लांट होगा, ठीक। तो आपको यह चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं कई वीडियो में कि जितने भी रबी सीजन के क्रॉप होते हैं वो सारे लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, और जितने भी खरीफ सीजन के प्लांट होते हैं वह सारे शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। कुछ अपवाद हैं तो वो आपको बताया जा चुका है, ठीक। जो ये ग्राम है वह एनुअल क्रॉप है, ठीक, एनुअल क्रॉप है। एनुअल क्रॉप क्या होता है, जो अपना लाइफ साइकिल एक सीजन में 4 मंथ में कंप्लीट कर लेता है, वह सारा एनुअल क्रॉप होता है, ठीक। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। तो इस तरह का यह चीज़ें हैं। दूसरा बात कि जो रबी सीजन है तो वो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसकी जो बुवाई है वह है अक्टूबर मंथ में होता है, यानी कि अक्टूबर से नवंबर इसके लिए सबसे बढ़िया माना जाता है इसकी बुवाई के लिए, ठीक। अब इसमें आते हैं इरिगेशन, ठीक। इरिगेशन कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। इरिगेशन यानी कि सिंचाई। तो इसमें सिंचाई के लिए 2 परफेक्ट स्टेज हैं। कब का, पहला है बिफोर फ्लावरिंग स्टेज, यानी कि पुष्पावस्था के पहले, ठीक। दूसरा है ड्यूरिंग पॉड फॉर्मेशन। पॉड फॉर्मेशन है कि जो फली बनते समय, ठीक, फली बनते समय। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी पल्स क्रॉप हैं सबका जो क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन है यही है, तो आपको अलग से याद नहीं करना है। एक चीज़ ये ध्यान देना है कि हम लिखे हैं कि बिफोर फ्लावरिंग स्टेज इसका सिंचाई करना चाहिए, लेकिन फ्लावरिंग स्टेज में इसका सिंचाई नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पल्स क्रॉप में सिंचाई कब नहीं करना चाहिए, तो फ्लावरिंग स्टेज में नहीं करना चाहिए, फ्लावरिंग स्टेज के पहले करना चाहिए। हम बिफोर लिख दिए हैं, ठीक। फिर जब यहाँ एक प्रोसेस होता है, इसमें देख लेते हैं, वो टॉपिंग है, इसी को हम बोलते हैं निपिंग, ठीक, टॉपिंग या निपिंग। ये क्या होता है, तो इसमें जैसे कि हम एक है यहाँ थोड़ा सा बना देते हैं, जैसे कि आपका चना हो गया, मान लीजिए इस तरह कुछ हम बना देते हैं, ये आपका चना है, सपोज दैट ये चना हुआ। तो जब ये चना कुछ बड़ा हो जाता है, ठीक, तो इसका जो टॉप पोर्शन है इसको रिमूव कर देते हैं, तो उसको टॉपिंग बोला जाता है, ठीक ना। जो टॉप पोर्शन है उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग टॉपिंग बोलते हैं। तो जो टॉपिंग है यह एक उसके द्वारा कराया जाता है, ठीक। टॉपिंग के लिए हम भेड़ का यूज करते हैं, क्या, सीप का। तो सीप को जिस खेत में हम ये ग्राम को बोए रहेंगे उसी में इस सीप को चला देते हैं,
तो ये सीप जब यहाँ चलती हैं तो यहाँ से कट जाता है, तो उसको टॉपिंग के लिए सीप का भी यूज किया जाता है। और इस प्रोसेस करने के लिए टिबा रसायन का भी प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो वह टिबा रसायन है। ठीक, यह टॉपिंग की क्रिया कितने दिन बाद करना चाहिए बुवाई के, तो यह 30 से 40 दिन बाद करना चाहिए। ठीक ना, सोइंग के 30 से 40 दिन बाद करना चाहिए, या तो जो ये प्लांट है इसकी ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाए तब करनी चाहिए टॉपिंग की क्रिया। ठीक, तो इतना बात ये टॉपिंग के बारे में आपको जानना है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉपिंग प्रोसेस जो है या प्रैक्टिस है वो किस क्रॉप से संबंधित है, तो याद रखना है कि जो टॉपिंग या निपिंग है यह ग्राम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ग्राम से रिलेटेड है। ठीक, यह टॉपिंग के बारे में हो गया। फिर आगे हम इसके प्रमुख इंसेक्ट की बात करते हैं। इंसेक्ट यानी कि जो इसके कीट हैं उनके बारे में। तो जो इसका पहला कीट है वह है पोड बोरर। ठीक, पोड बोरर, इसको हिंदी में बोलेंगे फली छेदक। फली छेदक, इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है ये हम बता चुके हैं आपको कि जितने भी प्लांट होंगे उसका बोटेनिकल नेम होगा, जितने भी जंतु होंगे उसका जूलॉजिकल नेम होगा। तो पोड बोरर का जूलॉजिकल नेम हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा होता है। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इसका ये होता है। कभी कभी ये पूछा जाएगा आपसे कि हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा किस फसल का प्रमुख इंसेक्ट है, तो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा का मतलब यही हुआ कि वह पोड बोरर है जो कि ग्राम का प्रमुख इंसेक्ट है। और यह जो पोड बोरर है ये सभी पल्स क्रॉप में लगता है, सभी पल्स क्रॉप में लगता है। दूसरा जो इंसेक्ट है वो कटवार्म है। ठीक, इसको बोलते हैं हिंदी में कटुआ कीट। कटुआ कीट। ठीक, तो यही याद रखना है कि ये दोनों पल्स क्रॉप से संबंधित हैं। फिर उसके बाद हम डिसीज की बात करते हैं, यानी प्रमुख रोग। प्रमुख रोग की बात करें तो इसमें जो पहला डिसीज है विल्ट डिसीज। पहला डिसीज है विल्ट। ठीक, विल्ट डिसीज। विल्ट डिसीज, इसको हिंदी में उकट्टा रोग बोलते हैं, उकट्टा रोग। ठीक, एक चीज आपको ये रखना है कि विल्ट डिसीज आपको जहां भी मिले यानी कि जिस भी क्रॉप में, तो वह फंगस के कारण होगा, वह फंगस के कारण होगा। और वो फंगस का नाम होगा फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम स्पीसीज। तो ऑलरेडी हमारे वीडियो में कुछ न कुछ आपको ट्रिक बताते रहते हैं, तो वो सारा ट्रिक आपको नोट करके रखना है क्योंकि ये सारे काम में आते हैं, एग्जाम में सब पूछा जाता है। तो जो ये विल्ट है तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ग्राम का विल्ट किससे होता है, केवल ये पूछ देता है कि विल्ट डिसीज किससे होता है। तो आपको याद रखना है कि विल्ट डिसीज फंगस के कारण होता है, उस फंगस का नाम फ्यूजेरियम स्पीसीज है। ठीक, फंगस को हिंदी में कवक बोला जाता है। ठीक, जो यह विल्ट डिसीज है यह सॉइल बोर्न डिसीज है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि वह मृदा जनित रोग है। ठीक, मृदा जनित रोग है। ठीक, फिर इसके बाद दूसरा है स्कोचाइटा ब्लाइट। स्कोचाइटा ब्लाइट, स्कोचाइटा ब्लाइट, इसके बारे में ये याद रखना है कि जो स्कोचाइटा ब्लाइट है यह एयर बोर्न डिसीज है। ठीक, जो यह स्कोचाइटा ब्लाइट है इसको झुलसा रोग भी बोला जाता है, झुलसा रोग। ठीक, यह है जो स्कोचाइटा ब्लाइट है यह फंगस के कारण होता है, फंगस का स्कोचाइटा नाम है। ठीक ना, स्कोचाइटा नामक होता है। तो आपको ब्लाइट के बारे में याद नहीं रखना है। ठीक ना, ब्लाइट केवल अगर ब्लाइट मिलेगा तो वह फंगस के कारण होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि अगर केवल ब्लाइट मिलेगा, केवल ब्लाइट मिलेगा तो वह फंगस के कारण होगा। ठीक, लेकिन यदि बैक्टीरियल ब्लाइट मिलेगा
बैक्टीरिया ब्लाइट मिलेगा तो वह बैक्टीरिया के कारण होगा। सॉरी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगर बैक्टीरियल ब्लाइट मिलेगा तो वह होगा बैक्टीरिया के कारण। तो आपको हम पैथोलॉजी के भी कुछ कुछ ट्रिक देते जाते हैं साथ में, तो इन सब चीज़ों को याद करना है। तो ये सारी बातें थी जो कि आपको ग्राम के बारे में याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले क्राफ्ट के साथ। तो तक आप हमारे साथ बने रहें, और यदि टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है तो वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ डेली आपको क्विज मिल जाएगा फ्री ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।